हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया था, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है देख लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न देखिए कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स, 10 नंबर हिंदी के, 10 नंबर इंग्लिश के और 10 नंबर जो है मैथ के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो ये क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो देखिए, तोड़ती पत्थर जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, और यह जो है यथार्थवादी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य शीर्षक निबंध कहाँ से संकलित है। तो सूर्य शीर्षक निबंध जो है ये देवता कहाँ से आए, इसी से संकलित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से क्या हो जाएगा, तो अभ्यागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीव का पर्याय है। तो फ्रेंड्स, जीव का पर्याय जो है ये रसना हो जाएगा। कौन सा शब्द उद्भव है, तो नाई जो है ये उद्भव है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको क्या कहा जाता है। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उनको अगोचर कहा जाता है। उसके बाद गिरीश का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, गिरीश का संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी प्लस इस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से इसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है। उसके बाद देखिए 11 से लेकर के हम लोग 20 तक इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ जो है ये एरर आपको ढूंढना है। ये जो ए पार्ट है यहाँ से लेकर के बी पार्ट है, यहाँ से लेकर के सी पार्ट है, और यहाँ से डी पार्ट यानी कि नो एरर है, तो आपको डी लगाना है आंसर। तो आइए पढ़ते हैं। तो अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने बड़ों का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। ये मतलब है सेंटेंस का। तो देखिए, अनलेस और अनटिल ये दो शब्द खुद अपने आप में निगेटिव वर्ड हैं, तो यहाँ डोंट का उपयोग जो है नहीं होगा, डोंट का यूज नहीं होगा। तो देखिए पार्ट ए में ही एरर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है कि 14 किलोमीटर्स, देखिए एस लगा हुआ है, खाली स्थान है, नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। तो देखिए यहाँ 14 किलोमीटर्स देख करके आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ आर का इस्तेमाल होगा। आर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ इज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह के सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। उसके बाद देखिए पूछा गया कि गुड रीडिंग खाली स्थान द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर में यहाँ कि सिमिलर मीनिंग बताना है इसका। तो फ्रिवोलस का सिमिलर मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 14 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिवोलस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्यूराइल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, फ्रिवोलस का इसका मतलब होता है तुच्छ, गंभीरता से न करने वाला कोई काम। ठीक है, तुच्छ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर में पूछा गया है कि यहाँ आपको अपोजिट मीनिंग अब बताना है। ग्रिगेरियस का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रिगेरियस मतलब होता है मिलनसार, और मिलनसार का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ इडियम और फ्रेज है ये, यानी कि मुहावरे हैं कि द अल्फा एंड ओमेगा, द अल्फा एंड द ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है शुरुआत और अंत, द बिगिनिंग एंड द एंड। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। कुछ दिनों के बाद मैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जो है आपका सब कुछ कवर करवा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए कहा जा रहा है कि ये फ्यूनरल पोएम, ये फ्यूनरल पोएम जो है इसको क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है एलगी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा कब्र पर गाया जाने वाला गीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द जो है गलत लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारंटी जो है ये जो है गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर जो है गारंटी का गलत लिखा हुआ है। इसका गारंटी लिखाएगा कैसे, तो आप लोग एक बार देख लीजिए गारंटी कैसे लिखाएगा। GAU, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है, GAURANTEE होगा। ठीक है, RANTEE होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखाया जाएगा GUA हो जाएगा, यहाँ GAU लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राम वाज, यहाँ करना क्या है तो एक्टिव पैसिव बनाना है। ठीक है, कहा गया है कि राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, ये कहा गया है। अब इसका पैसिव आपको बनाना है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा ये आप बताइए। इसका पैसिव हो जाएगा कि ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग सॉन्ग बाय राम फॉर हिज मदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा संग बाय राम फॉर हिज मदर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का है। इसमें देखिए कहा गया है कि प्रिया एडवाइस मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका अगर हम इसका जो बनाए अगर हम इनडायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनाना है। तो देखिए इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि डोंट गो टू स्कूल प्रिया सेड टू मी। ठीक है, डोंट गो टू स्कूल प्रिया सेड टू मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए 21 से लेकर के 30 तक में मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए ये आसान प्रश्न है, इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप स्वयं इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला APJP का है। एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस, यहाँ माफ कीजिएगा एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट आपको पुट करना है और आंसर इसका निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ k का मान पूछा गया है। तो देखिए कहा गया है कि संरेखी है, यानी कि एक ही रेखा पर है, संरेखी है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 माइनस y2, उसके बाद प्लस x2 y2 माइनस y1, माफ कीजिएगा y3 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा हाँ x1 y1 माइनस y2। अब देखिए y3 माइनस y1 और जब इसको फिर प्लस कीजिए x3 हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो हो जाएगा ना, देखिए ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूला में और k की वैल्यू निकाल लीजिए। उसी प्रकार आगे देखेंगे, देखिए आगे दिया हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनकी आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो देखिए एक पासा होता है उसमें 5 5 6 हो जाएगा, 6 4 6। ठीक है, या तो 5 5 आ जाए या फिर एक सेट तो ये हो गया, उसके बाद 6 4 आ जाए या फिर 4 6 आ जाए, यही होता है ना। तो यही तीन संभावनाएं हैं। तो कितना हो जाएगा 3 और बटा कितना 12 इक्वल टू 1/4, इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए sin 30 का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है, प्लस tan का 1 होता है 45 का। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस कॉस का कितना होता है तो 1/2 होता है। तो 1/2 माइनस में यहाँ कट गया, इक्वल टू क्या बच गया 1 बच गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस 2/x इक्वल टू 3। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो देखिए यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, तो ये 2/1 2 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू 3 आ गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ सीधे x का वैल्यू कितना है 1 है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो देखिए x का वैल्यू 1 रखने पर यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए ना, करके देखिए एक बार, x1 2 और x1, तो देखिए 2 हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा 1 + 2, तो ये 3 ही तो आ गया।
यानी कि x वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ 1 का क्यूब रखिएगा, एक ही होगा, एक ही होगा, इसमें 4 हो जाएगा, माइनस है, और यहाँ +4 हो जाएगा ना। तो देखिए ये कट जाएगा ना, +4 -4 +1 -1, ठीक है, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको रिसीव कर लीजिए और आंसर भी वहाँ दिया रहेगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसको मेनली 3 नामों से जाना जाता है। पहला सुन लीजिए, पहला तो हो गया प्राचीन भारतीय सभ्यता, उसके बाद बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हड़प्पा सभ्यता। 3 नाम हो गए। और ये जो सभ्यता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस नाम से संबंधित है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ऋषभ देव का, ये सांड था या फिर वृषभ भी लिखा होता है, ठीक है, वृषभ लिखा होता है या फिर सांड लिखा होता है, तो ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि स्थित है। तो आप सभी को पता है कि यह बोध गया में स्थित है, बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 2002 में शामिल किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान से सुनिएगा। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। और हर्षवर्धन था कौन, तो यह वर्धन वंश का जो है शासक था। और इसकी मृत्यु जो हुई थी ये 647 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेन स्वांग आया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो फ्रेंड्स इनके साथ कौन कौन आया था, तो फर्रुखी आया था, अलबोर्नी आया था और उतबी आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो अलबरूनी आया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है यह कहाँ है, तो सोमनाथ मंदिर पर है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर इसने सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ है, गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए लाइक कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मेरा जो मेहनत है वो सार्थक हो रहा है या नहीं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी जो था ये गुलाम आराम शाह था, गुलाम नहीं आराम शाह था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह। यह प्रश्न बिहार पुलिस में ही पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में लिखा है, ठीक है, तुर्की में लिखा है। और इसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में किसने किया है, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है फारसी भाषा में। और बाबर नामा जो है इसका नाम रखा है। उसके बाद देखिए पलासी का युद्ध का जो मैदान है ये बिहार के बक्सर में है, याद रखिएगा। और आप लोग जरा बताइए फ्रेंड्स कि पलासी का युद्ध हुआ कब था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, यानी कि पहला अंग्रेज कौन था। तो आप सभी को पता है जॉर्ज यूले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष इसके कौन थे, तो WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद देखिए कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया वो उसका वर्ष पूछा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी में दिया था। उसके बाद देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बापू ने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है हिंद स्वराज। उसके बाद अगर बात करें तो अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है, अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम में है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से
27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आई थिंक कि आपको देख कर ही बता दीजिएगा कि धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये है कटक में, उड़ीसा में, ठीक है, कटक में उड़ीसा में है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। तो फ्रेंड्स ये जो है कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में, ठीक है। और देखिए यहाँ एक बार और समझ लीजिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो कटक होता है, और सीधे अगर पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये फिलीपींस की मनीला में है, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो मनीला फिलीपींस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर की, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो फ्रेंड्स ये जो बनी होती है ये किससे बनी होती है, तो ये जो बनी होती है ये बनी होती है ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से, और ओजोन का O3 फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। तो भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है ये पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। देखिए भूचाल का अपकेंद्र जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप कि वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और यस कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अलंकेश्वर देश के लिए जाना जाता है, तो फ्रेंड्स अलंकेश्वर जो है यह जाना जाता है तेल के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ है, तो गुजरात राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है अलंकेश्वर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम बोलते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये अभी NH44 है, याद रखिएगा, सबसे लंबा है ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, यानी कि लिंगानुपात जो है सबसे कम है। सीधी भाषा में पूछा जाए तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में है। बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918 है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कितना है, तो 879 है। केरल का कितना है, तो 879 का मतलब समझते हैं क्या है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 879 है। बिहार में देखिए 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 918 है। और केरल में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1000 लड़कों पर अगर हम लड़कियों की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में है, ठीक है, लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है, तो ये नहीं होती है उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, संजय करोल हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके अंतर्गत, और हटाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, और अनुच्छेद 317, ठीक है, 317 में है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मनी बिल यानी कि धन विधेयक का कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो धन विधेयक को पुनः जो है लोकसभा में स्थापित किया जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष का यह अधिकार है कि वह निर्णय करे कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि यह संशोधन था 73वां संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और अनुसूची 11 में जो है इसको रखा गया है, इसका प्रावधान किया गया है पंचायती राज का। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये किया गया था कब, बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा 1989 में, ठीक है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था
उसी के तहत जो है आयु सीमा 21 से घटा करके मतदान की 18 वर्ष की गई थी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आप सभी को पता होगा, इसमें पूछने वाली कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 73वां जो था ये पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित था, और 74वां जो है ये नगर पालिका से संबंधित है और इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर है, ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो ये 35 वर्ष है, आप सभी को पता होना चाहिए 35 वर्ष है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर सेम होता है, तो ये -40 डिग्री है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, -40 डिग्री। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कहा गया है 62 नंबर में कि जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब वह परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उसके आयाम में। ठीक है, उसके आयाम में। याद रखिएगा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो डेसिबल संबंधित है ध्वनि से। किससे, ध्वनि से संबंधित है, और इम्पॉर्टेंट है ध्वनि का जो प्रदूषण है उसको डेसिबल में हम लोग नापते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका जो है एकक है, यानी कि किसका जो है मापक है, तो ये दूरी का मात्रक है। और याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स कि जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है। जल का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो अगर बात करें आंसर की, तो जल का आयतन जो है पहले बढ़ता है फिर उसके बाद घटने लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। बार बार पूछा जाता है एक माइक्रोन जो होता है यह किसके बराबर होता है, तो 0.0001 mm के बराबर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। माफ कीजिएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बीमा MLT ये पावर में -2 है, किसके अनुरूप है, इनवर्स 2 है। ठीक है, तो देखिए ये किसका जो है ये डायमेंशन दिया हुआ है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मास है, सबसे पहले पहचानने सीखिए। एम से क्या है, एम से मास है। एल से क्या है, तो एल से क्या है फिर बताइए, एल से लेंथ है, और टी से क्या है, टाइम है। तो मास भी है, यानी कि मास कहिए तो द्रव्यमान गुना ऊपर में क्या है, लंबाई बटा समय। बताइए ये किसका है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये बल का है। किसका है, बल का है। यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। M मतलब मास द्रव्यमान का, देखिए M लिखा हुआ है, और A का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर देखिए लेंथ, ऊपर लंबाई लिखा हुआ है, और नीचे में देखिए समय में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आप सभी को पता होगा, N2O इसका सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स पीतल जो है यह मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ठीक है, 70% इसमें तांबा होता है और 30% जो है जस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH4। उसके बाद दिया सलाई में प्रयोग की जाने वाले फास्फोरस का अपर रूप कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जो अपर रूप है लाल फास्फोरस है। कौन सा फास्फोरस है, तो ध्यान रखिएगा ये लाल फास्फोरस है, और ये ज्वलनशील होता है। उसके बाद देखिए परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 2, 8, 10, 8, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 20 है किसका, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 20 जो है मेरे ख्याल से कैल्शियम का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और कैल्शियम यानी कि Ca। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सी है। तो पैरासीटामोल बुखार में लिया जाता है,
शायद आपको पता होगा पैरासीटामोल लिया जाता है ना, यही लिया जाता है मेरे ख्याल से, पैरासीटामोल भी लिया जाता है, ठीक है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वनस्पति तेलों में घी की परिवर्तन कैसे करते हैं, तो ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो आयोडाइड होता है, आप सभी को पता है आयोडीन होता है समुद्र में। उसके बाद देखिए सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो देखिए जो पादप कोशिका होता है ना, पादप कोशिका, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो मेरे ख्याल से 77 का ऑप्शन नंबर ए जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो ये किस अंग के द्वारा की जाती है, ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गर्भाशय के द्वारा होता है, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, माफ कीजिएगा, गर्भाशय के द्वारा होता है ये जो भोजन की आपूर्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीनियल ग्रंथि जो है फ्रेंड्स यह लीवर में होती है, कहाँ? यकृत में होती है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, देखिए पानी में घुलनशील इसमें से कौन हो जाएगा, तो विटामिन ए जो है पानी में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। जो कड़ा होगा ना, कड़ा विटामिन, वो जल में नहीं घुलेगा। जो कड़े विटामिन होंगे यानी कि के, ए और यहाँ देखिए डी, ई, कड़े विटामिन जो है फ्रेंड्स, ये जो होंगे ना कड़े विटामिन कभी नहीं पानी में घुलेंगे, ठीक है। याद रखना आपको, एक फॉर्मूला है ये कि कड़े विटामिन जो होंगे ये पानी में नहीं घुलेंगे, ये कहाँ घुलेंगे फ्रेंड्स, ये जो है वसा में घुलेंगे। कहाँ घुलेंगे? ये वसा में घुलेंगे, ठीक है। तो कड़े से कौन आ गया, ये वसा में घुलनशील है। तो देखिए के, ए, डी, ई, ये वसा में घुलनशील है। तो पानी में कौन बच गया? अब पानी में जो बच गया यानी कि विटामिन बी बचा, विटामिन सी बचा, ये पानी में घुलनशील है। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, कड़े विटामिन पानी में नहीं वसा में घुलते हैं, के, ए, डी। उसके बाद पूछा गया कि भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो फ्रेंड्स ये पारित हुआ था 2005 अक्टूबर में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 82 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है, तो ये देता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी रोजगार उत्पन्न के प्रमुख कारण क्या है, तो फ्रेंड्स इसके जो प्रमुख कारण हैं वह है कृषि के सामयिक प्रकृति। उसके बाद देखिए पूछा गया 85 नंबर की भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो फ्रेंड्स भारत में अगर हम बात करें बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो ये है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी तो आराम से सबको रोजगार मिल जाएगा, कोई भी मारामारी नहीं होगी रोजगार के लिए। तो सबसे इसका प्रमुख कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि ही है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सिटमैक्स, ठीक है, यहाँ देख लीजिए सिटमैक्स 2019 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो देखिए ये हमारा मतलब नहीं है कि ये कब हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिटमैक्स जो है किन दो देशों के बीच में होता है, तो नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए एस आई से सिंगापुर, आई देखिए SIT लिखा हुआ है, MEX लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैरी टाइम एक्सरसाइज होता है, MEX का मतलब होता है मैरी टाइम एक्सरसाइज। S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से बताना है आपको कि T से अब आपको ढूंढ लेना है कि T से क्या होगा। तो देखिए T से होता है यहाँ पर थाईलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा 88 नंबर कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रपिता यहाँ बना लीजिए, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैबिनेट की किस मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया था, तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स, ये दिया था अमित शाह ने, गृह मंत्री जो है अभी। बौद्धिक संपदा दिवस 2020 कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये इसका विषय पूछा गया है, ठीक है। तो 2019 का जो विषय है आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिच फॉर गोल्ड IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स। 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि आइसलैंड नेशन सेशल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये दलबीर सिंह सुहाग को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये सायरा बानो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये राणा दास गुप्ता ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संघाई में एशियाई गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किसने जीता था? ये जीता था केंटो मोमोटा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? तो ये बेसबॉल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ए टेल ऑफ टू सीरीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक जो हैं ये हैं चार्ल्स डिकेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ ऐसे लिखा जाएगा ए टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, टू सिटीज, याद रखिएगा, अंग्रेजी में मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिएगा किसने कहा था कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? इसका आंसर आप बताइए मुझे, ठीक है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? 96 का आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। बारूद का किसने किया था? तो रोजर बेकर ने किया था, रोजर बना लीजिए। उसके बाद देखिए यूरो क्या है? तो यूरो जो है यूरोपियन कंट्री जो है उनकी एक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देख लीजिए, 99 नंबर है कि यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है, तो ये देश है यूके, ठीक है, यूके है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है इनमें से कौन सी थी? किसी भी राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सही आंसर इसका 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ। और आप लोग ये तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका जो है आप लोग बताइए कि किसका कथन है। तो फ्रेंड्स 100 प्रश्न हमारे कवर हो गए हैं और 3 सेट हम लोगों ने कवर किया है। अगला सेट आपको कल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।